नमस्कार, 5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार। पहले मुख्य समाचारों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली किस्में जारी की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के किसान समृद्ध हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि SC/ST आरक्षण में जनसंख्या के आधार पर लोगों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। पटना में शहादत दिवस पर शहीदों को राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। गोपालगंज में स्वतंत्रता दिवस से पहले रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलने से सनसनी। भाभा अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने की जांच। और जमुई में एक वाहन के पलटने से 17 कांवरियां जख्मी, 3 की हालत गंभीर। मैं सोनी, समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली किस्में जारी की। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की। पीएम ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय दोगुनी करना है। खास तौर पर क्योंकि 109 ऐसी जो ज्यादा उपज वाले बीज हैं और खास तौर पे क्लाइमेट रिजिलियंट, जो कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल पैदा किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों के साथ अपने विचार साझा करते हुए, उनके अनुभव जानते हुए बड़ी सौगात 61 फसलों की 109 किस्मों को जारी किया गया। ये सब हाई यील्डिंग यानी ज्यादा उपज वाली फसलें हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल उगाई जा सकती हैं। इस लिहाज से राष्ट्र के अन्नदाता के रूप में जो किसान हैं, उनको बड़ी सौगात उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल ये फसलें हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की है। किसानी और वैज्ञानिक जो है वो साथ चलता है कि भाई किस मौसम में कौन सी फसल ज्यादा उपज देगी। और प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व को भी उजागर किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के किसान समृद्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को खेती की नई तकनीकों से रूबरू कराना है। किसानों के बीच वैज्ञानिकों के साथ चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं और सीधे विज्ञान का लाभ किसान को कैसे मिले और क्या बेहतर किया जा सकता है। जो बेहतर हो रहा है वो बता रहे हैं कि इतने बीजों की वैरायटी, मतलब लगभग 65 फसलों की 109 प्रजाति, उसके उन्नत बीज जो किसान की जिंदगी बदलेंगे वो उन्हें रिलीज किए हैं। तो ये तरीका तो बहुत ही उपयोगी है। जहां वैज्ञानिक हो, जहां किसान हो, सरकार हो, मिलजुल के चर्चा करें और खेती को आगे बढ़ाएं, किसान को आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं। इस सरकार का लक्ष्य है अपने किसानों की समृद्धि, खुशहाली, क्योंकि उनसे ही देश खुशहाल बनता है। तो अपने किसान भाई बहनों से मैंने खुल के चर्चा की, संवाद किया, उनने अपने अनुभव शेयर किए और क्या किया जा सकता है इसके बारे में भी बहुत सकारात्मक सुझाव हमारे किसान भाई बहनों के आए हैं। ये संवाद किसान भाई बहनों से हमारा लगातार जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आज गया में कहा कि SC/ST आरक्षण में जनसंख्या के आधार पर लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि SC/ST के अंदर कई जातियां हैं जो शिक्षा के मामले में पिछड़ी हुई हैं, खासकर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के कोटे के फैसले को बिहार में जरूर लागू किया जाना चाहिए। को तैयार रहेंगे। यहीं पर सरवण कुमार जी यहाँ पर अगर हैं के आदेश को सिरों पर लगाया, मतलब कि उसका स्वागत किया, लेकिन कुछ विचार ऐसा हुआ जिसमें कहा गया
कि ओबीसी लोग हैं जहां क्रीमी लेयर है बिहार में, लेकिन हिंदुस्तान स्तर पर ओबीसी के तरह पर क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। तो इस बात का भी हम समर्थन किया है कि क्रीमी लेयर नहीं हो, लेकिन एक प्रमुख बात यह है कि आरक्षण में आरक्षण हो, तभी वैसे लोगों को जो आज आरक्षण का लाभ नहीं लिया उनको लाभ मिल सकता है। जैसे जिसका नाम अभी हमने लिया कि भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, रजवार, भोक्ता इत्यादि, ये सब जो लोग हैं बिहार के स्तर पर और भारत के स्तर पर तो और बहुत से लोग हैं। सारांश यही है कि जिनका शिक्षा पद्धति में जो लिटरेसी रेट है वो 20% से नीचे जिनका है, उनके लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की पुस्तक विकास के प्रतिमान का आज बिहार विधानसभा के ऑडिटोरियम में लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि उन्हें पुस्तक लिखने की प्रेरणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिली है। उन्होंने कहा कि किताब में साल 2005 के बाद बिहार की जो प्रगति हुई है उसी का विवरण दिया गया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह मौजूद थे। ये जो हेडलाइन है इसका, पुस्तक का जो बना है विकास का प्रतिमान, ये अचानक बन गया है। उसका कारण भी दूसरा है। सच बात तो यह है कि अगर बिहार के विकास के प्रतिमान के रूप में किसी को चिन्हित करना हो तो एकमात्र नाम है श्री नीतीश कुमार, बिहार के माननीय और हमारे पुराने मित्र स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी। इन दोनों की जोड़ी ने ही बिहार के विकास को ऊंचाई देने का काम किया है और विकास का प्रतिमान कहलाने का अधिकारी केवल यही लोग। आज ही के दिन 1942 को पटना में सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान फिरंगी हुकूमत की गोलियों से 7 छात्र शहीद हो गए थे। शहादत दिवस के अवसर पर राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। अगस्त क्रांति के दौरान 11 अगस्त को दोपहर 2 बजे पटना सचिवालय पर झंडा फहराने निकले लोगों में से जिलाधिकारी WG ऑर्थर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें वे लोग शहीद हो गए। शहादत दिवस के अवसर पर आज पटना के विधानमंडल स्थित सप्त मूर्ति पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अगस्त क्रांति के महानायक और सचिवालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश में 7 छात्रों में शहीद औरंगाबाद के जगतपति कुमार की स्मृतियों की उपेक्षा से स्थानीय लोग नाराज हैं। औरंगाबाद जिले स्थित खराठी गांव में उनकी पुश्तैनी हवेली खंडहर में बदल चुकी है। जगतपति कुमार की शहादत पूरे देश और प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उनके जीवनी से आम लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है। स्थानीय लोगों ने इनके गौरव गाथा को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने की मांग की है। जगतपति बाबू एन कॉलेज में पढ़ते थे, आप जानते हैं। उनका स्मारक जो है मूर्ति जो है अधूरा है, हाथ कटा हुआ है। हम लोग चाहते हैं तो उनका पूर्ण रूप से मूर्ति बैठाया जाए। उनका जो मकान जो है वह खंडहर है, उनका मकान बनना चाहिए। हर साल की बात हम लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हर साल इनके शहादत दिवस पर कोई भी सरकारी कार्यक्रम नहीं होता है। ऐसे तो नियमितः भारत स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए शहीदों से कार्यक्रम बिहार सरकार या भारत सरकार को करना चाहिए था। तो हम ये मांग करते हैं कि इनके स्मारक में सौंदर्यीकरण हो, इनके घर में लाइब्रेरी खोला जाए या कुछ ऐसा चीज खोला जाए जिससे आने वाले पीढ़ियां इनसे सीख ले सके। स्वतंत्रता दिवस से पहले बिहार के गोपालगंज पुलिस ने 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ बरामद किया है।
इस मामले में यूपी बिहार के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कुचायकोट थाने की पुलिस को जब्त पदार्थ कैलिफोर्नियम होने का संदेह है। इसकी जांच के लिए मुंबई से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की 3 सदस्यीय टीम गोपालगंज पहुंची। पुलिस के हाई सिक्योरिटी जोन में जब्त किए गए रेडियो एक्टिव पदार्थ को रखा गया था, जिसे जांच के लिए लेकर भाभा रिसर्च की टीम वापस मुंबई लौट गई है। कैलिफोर्नियम की कीमत करीब 850 करोड़ रुपए है। बरामद कैलिफोर्नियम पदार्थ का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर से न्यूक्लियर पावर के उत्पादन के साथ ही ब्रेन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। फिलहाल बिहार एटीएस की टीम और पुलिस संयुक्त रूप से मामले की जांच कर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इसका इस्तेमाल देश विरोधी ताकतें तो नहीं कर रही थी। जमुई जिले के चकाई जमुई मुख्य मार्ग पर देवघर से जलाभिषेक कर लौट रहे 17 लोगों को लेकर लौट रही पिकअप का ब्रेक फेल हो जाने से गाड़ी 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना से कोहराम मच गया। इसमें घायल सभी लोगों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को देवघर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दुर्घटना स्थल से पिकअप वैन को जब्त कर लिया है। वहीं घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। ये सभी कांवरिया बाबा धाम से जलाभिषेक कर अपने घर दरभंगा लौट रहे थे। जो है गाड़ी जो है पहले बारिश हो रहा था, गाड़ी जो है बोला ड्राइवर बोला कि जो है ब्रेक फेल हो गया, नहीं लगा। उसके बाद जो है वहाँ टर्निंग था, क्या बोलते हैं, घाटी था, पहाड़ी इलाका था। तो नीचे जंगल में 3 पलटा मारा। उसके बाद पेड़ के पास जो है गाड़ी रुका। हम लोग सब बम स्वस्थ हैं, थोड़ा बहुत चोट। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जो है देवघर से, देवघर में जल ढारे वासुकीनाथ गए हैं, वासुकीनाथ से जो घर जा रहे थे। खगड़िया जिले के खिरनिया घाट पर आज बागमती नदी की धारा में नाव पलटने से 2 लोग लापता हो गए हैं। नाव पर करीब 2 दर्जन लोग सवार थे। सभी लोग नाव पर सवार होकर दियारा जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ये लोग परवल की फसल तोड़ने के लिए दियारा जा रहे थे, तभी नाव अनियंत्रित होकर बिजली की खंभे से टकरा गई और पलट गई। अधिकांश लोग तैरकर बाहर आ गए, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता हैं। घाटबार जो है सर लापता है, जो वहाँ पर जो है नाव पर नहीं था। लाव पर नहीं था? नहीं, नाव छोड़ दिया, उस पर गया, इधर आदमी जम गया, उतना आदमी तैर कर जा रहे थे। उस पर 30 आदमी था और नाव डूबने का कारण यही था कि बस पोल पर नाव को फेंक दिया। उसके बाद बस नाव झुक गया और आदमी संभल नहीं पाए, इधर उधर के चक्कर में पूरा। मॉनसून के 2 महीने बीत गए थे, लेकिन अपेक्षित बारिश नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से किसानों के बीच निराशा थी। लेकिन अब अगस्त का महीना शुरू होते ही किसानों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले 10 दिनों में बिहार में अच्छी बारिश दर्ज की गई। फिलहाल ये सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट। बिहार में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय दिख रहा है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। कुछ जिलों में तो भारी बारिश भी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से बाढ़ और जल जमाव की स्थिति भी बन गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज बिहार के 11 जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि बाकी 27 जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। एक तरफ मॉनसून की वजह से धान किसानों ने राहत की सांस ली है, तो भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। ऐसे में लोगों के सामने नई चुनौती आ गई है। और जैसे कि पूर्वानुमान था कि मानसून बिहार में सामान्य रहेगा और उसी ओर ग्रेजुअली जो मानसून है वो अग्रसर होती रहेगी। और बात करें बिहार में जो स्टेटस है फ्लड की, तो अभी फ्लड टाइप की कंडीशंस बनने की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन अगले 1 वीक तक बिहार में अच्छी बारिश की संभावना दिख रही है। 11 अगस्त को 11 जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं 26 जिलों में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। 11 जिलों की सूची में 2 नाम ऐसे हैं जहां भारी बारिश हो सकती है, इसलिए वहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर,
अरवल, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद हैं। हल्की से मध्यम बारिश होने वाले जिलों की सूची में बाकी बचे 27 जिले शामिल हैं। बिहार में कई नदियां उफान पर हैं। पटना, हाथीदह और कहलगांव में गंगा लाल निशान के ऊपर बह रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक पश्चिम चंपारण, सुपौल, नालंदा और गया जिले की करीब 4000 आबादी बाढ़ की चपेट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। दरभंगा में बागमती का जलस्तर में वृद्धि होने से पीपा पुल के पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगी बांस की चचड़ी वाला पुल आज पानी के तेज धार में बह गया। इससे दरभंगा के पश्चिमी भाग का संपर्क टूट गया है। यातायात बाधित होने के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं घर से बाहर निकलने के लिए नाव का इंतजार करना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत है कि उस पार जाएंगे, जितना मार्केटिंग है उसी पार में है। सब्जी लेने जाना पड़ता है, बहुत दवा लेने जाना पड़ता है, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है। यहाँ से लाश उधर से लाश आने को टिकट होता है। पब्लिक को जाने आने का कोई रास्ते नहीं है इसके सिवा। पुल उधर है, उसको ज्वाइंट नहीं किया है। एक तो लोहा का इतना बड़ा दे दिया है और उस पार से पकड़ के वहाँ पर जो हम लोग पार करते हैं। दिक्कत यही है, जाने आने में दिक्कत है, उस पार जाने में इस पार आने में। पुल तो है नहीं, 3-4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। 60,000 से ज्यादा संख्या शुभंकरपुर का, जो हम लोग मार्केटिंग करने के लिए बच्चे लोग कैसे स्कूल जाएंगे। पीपा पुल बना हुआ दह गया। अब यातायात व्यवस्था पूरा बंद हो गया हम लोग का। बहुत दूर से एकदम जाना पड़ता है, आना पड़ता है। हम लोग शहरी रह करके देहात में आकर के, जैसे लग रहा है देहात में आकर के बस रहे। ये जो पीपा पुल से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सारा समस्या हल होते थे। अभी जो है सारा समस्या बेकार हो गया है, बहुत दिक्कत हो रहा है। एक ठेकेदार पीपा पुल को नहीं बना रहा है, पीपा पुल खुलवा दिया है, तो फना है, ये हो जाएगा, घटना हो जाएगा। पानी आ गया, टूट गया, अब पुल को, पीपा पुल को खोल दिया। स्थिति कमजोर हो गया है, सबको संघर्ष करना पड़ता है। 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, साग सब्जी के लिए, डॉक्टर सबके लिए जाना पड़ता है उतना दूर। मुंगेर में गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रति घंटे आधा सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं जिले के धरहरा, जमालपुर, बरियारपुर और मुंगेर सदर पंचायत के कई प्रखंडों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इससे स्थानीय लोग ऊंचे स्थान पर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं जाफरनगर, टीकारामपुर पंचायत में मुख्य पथ पर पानी लग गया है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। जी हमें दिक्कत हो रही है, यहाँ पे बाढ़ प्रीत आ गया है। हमारे घर में हम ना निकल पा रहे हैं, ना कुछ खा पा रहे हैं ढंग से। हमारे घर में रहने आने की बहुत दिक्कत हो रही है। हम बाहर भी देख सकते हो आप। हम गर्भवती हैं, हमारा बहुत लास्ट महीना चल रहा है, इस वजह से हम जा भी नहीं पा रहे बाहर। इसलिए न खाने के ठिकाने, न पीने के ठिकाने, न रहने के ठिकाने। पानी आ गया है, घुस गया घर में, कैसे बच्चा का रखूंगा। रोड पे रहना पड़ता है, न कुछ रहने और कुछ खाने पीना कुछ व्यवस्था नहीं है। स्थिति है कि मेरे घर में सर बाढ़ पीड़ित सब घुस गया। घर में सारे सामान फैल करके अथी हो गया, एकदम छौंक नहीं सकता। जो छकाऊं देख रही अपना कि आपके सबने में घर में पानी हुआ। एक डिलीवरी पर्सन लड़की है, उसको अभी निकाल रहा हो। जी पानी जो है ना अचानक में सर जी बढ़ते जा रहा है। और सर जी अगली बार भी देखे थे किस तरह की स्थिति था सर जी, हम ही बोलते सर जी ऐसा होता है सर जी। तो अब देखा जाए आप ही विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गया में भारतीय डाक विभाग द्वारा सभी डाकघरों में ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से तिरंगे की बिक्री की जा रही है। तिरंगे की कीमत मात्र 25 रुपए रखी गई है। प्रधान डाकघर के सहायक प्रवीण कुमार ने बताया कि गया जिले में 12,000 तिरंगा झंडा प्राप्त हुआ है। झंडे को जिले के सभी डाकघरों में उपलब्ध करा दिया गया है।
डाक विभाग इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बेच रही है। ये झंडा उपलब्ध है हमारे ऑनलाइन मोड में भी, ऑफलाइन मोड में भी। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन मोड में झंडा ऑर्डर करती है तो वो झंडा बाई डे दिन भर में वो झंडा उसको ये किया जाता है, डिलीवर कर दिया जाता है। ऑफलाइन आप कभी भी ड्यूटी आवर में आए 10 से 6 में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। 25 रुपये प्रति झंडा है अभी उसका रेट। अभी 12,000 झंडे की आपूर्ति हुई है, जिसमें 10,000 झंडे हम लोग और सब पोस्ट ऑफिस में भेज चुके हैं बिक्री हेतु, ताकि हर जगह अवेलेबल हो। और 2,000 झंडा अभी गया में उपलब्ध है। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। जैसे जैसे रक्षाबंधन का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे बाजार में इसका रंग भी दिखने लगा है। इस दिन के लिए बहनें खास तैयारी करती हैं, तो इस बार डाक विभाग के साथ साथ बाजार ने भी विशेष तैयारी की है। गया से जितेंद्र कुमार सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। गया के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सावन पूर्णिमा के दिन होने वाले रक्षाबंधन की तैयारियां तेज हो गई हैं। भारतीय डाकघर ने भी बहन की राखियों को भाइयों तक पहुंचाने के लिए विशेष तैयारी की है। प्रधान डाकघर गया ने राखी भेजने के लिए खास तरह का आकर्षक लिफाफा उपलब्ध कराया है। डाकघर के सहायक प्रवीण कुमार ने बताया कि डाकघर से गंगा जल की बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई है। गया पोस्ट ऑफिस ने रक्षाबंधन को लेकर खास तैयारी की है। राखी भेजने के लिए खास तरह का लिफाफा उपलब्ध है। इसके अलावा राखी भेजने वाली बहनों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए 2 अलग काउंटर बनाकर राखी लिया जा रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार चल रहा है, तो रक्षाबंधन के लिए राखी का लिफाफा, स्पेशल लिफाफा उपलब्ध है, जो 2 रेट में उपलब्ध है, 5 रुपये और 10 रुपये, जो वाटरप्रूफ लिफाफा होता है। इसके लिए हम लोग 2 काउंटर चला रहे हैं, जिसपे स्पेशल है वो दोनों। और हमारे जैसे ऐसे तो रक्षाबंधन में ज़्यादातर राखी से ही रिलेटेड ज़्यादा बुक होता है। आज से सोमवार से एक अलग स्पेशल हम लोग का जो अपना पर्सनल रजिस्ट्री होता है, उसके लिए अलग एक काउंटर हम लोग बैक में बनाने वाले हैं। दूसरी ओर गुलनार ने भी राखी को लेकर खास तैयारी की है। वो 2 दर्जन युवतियों को भाई बहन के लिए आकर्षक राखी बनाने का ट्रेनिंग दे रहे हैं। संस्थान 2 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद सबसे खूबसूरत और आकर्षक राखी बनाने वाली 5 युवतियों को पुरस्कृत भी करेगी। 2 दिन से राखी सिखाया जा रहा है। उसमें हम लोग सब राखी मिलकर बना रहे हैं भाई के बांधने के लिए। गुलनार में नंदी मैम और पूनम मैम सिखा रही है। नंदी मैम सिखा रहे हैं हम लोग के बहुत अच्छा लग रहा है। रक्षाबंधन को लेकर बाजार में राखी की दुकानें सज चुकी हैं। राखी की दुकानों में कई तरह की राखियां उपलब्ध हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए गया से जितेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। लाल किले के प्राचीर में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होना हर किसी का सपना होता है। वैशाली की ड्रोन दीदी सोनी कुमारी का यह सपना इस स्वतंत्रता दिवस पूरा होने जा रहा है, क्योंकि बतौर अतिथि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आमंत्रण पत्र मिला है। कौन है सोनी कुमारी और उन्हें क्यों ये मौका मिला है? वैशाली से रतन कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। वैशाली जिले के थाथन बुजुर्ग गांव की रहने वाली ड्रोन दीदी सोनी कुमारी के घर उत्सव सा माहौल हो गया है। और हो भी क्यों ना, दरअसल प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से सोनी कुमारी को आमंत्रण पत्र मिला है, जिसमें उन्हें दिल्ली के लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता मिला है। ये निमंत्रण पत्र पाकर सोनी बेहद खुश हैं। साथ ही परिवार और आस पड़ोस के लोग उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यालय से हमें मैसेज आया है, इस कार्यक्रम में हमें शामिल होना है। उस खुशी, वो मैसेज को देख करके हम बहुत खुश हुए कि हमें, जब पहले हम टीवी पे देखते थे, आज हमें शामिल होने के लिए बुलाया गया है। हम ड्रोन की ट्रेनिंग करके आए हैं और ड्रोन को ट्रेनिंग करने के बाद किसान दीदी लोग को बहुत सारे मदद करने के लिए चाहते हैं। मदद करेंगे, आगे तक भी मदद करेंगे। वो खुशी के मारे हम फूले नहीं समा रहे हैं कि और दीदी लोग मेरे गांव में जानी है, दीदी लोग तो भी बधाई देने आई है कि आप झंडा तोलन के लिए शामिल होने के लिए दिल्ली में जा रही हैं। सोनी कुमारी के लिए यहाँ तक का सफर आसान नहीं रहा है।
दृढ़ इच्छा शक्ति और संघर्ष की वजह से वो यहाँ तक पहुँच सकी हैं। कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर परिवार चलाने वाली सोनी आज आत्मनिर्भरता और सशक्त महिला के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं। सोनी कुमारी खुद तो ड्रोन दीदी हैं ही, साथ ही आसपास के गांव की महिलाओं को भी ड्रोन के माध्यम से खेती करने का प्रशिक्षण देती हैं। खुद आर्थिक स्वावलंबन पाने के बाद गांव की दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। बहुत खुशी की बात है कि सोनी कुमारी के प्रधानमंत्री के झंडा तोलन में उनको मैसेज आया है, खबर आया है कि उनको बुलाया गया है दिल्ली में। हम लोग यही चाहते हैं कि सोनी कुमारी बहुत आगे बढ़े। बहुत खुशी है, प्रधानमंत्री ने सोनी देवी को बहुत शामिल होने के लिए बुलाहट है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आमंत्रण पत्र मिलना मामूली बात नहीं होती है। सोनी कुमारी ने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि गांव और समाज का भी मान सम्मान बढ़ाया है। वो दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा है जो संघर्ष के बलबूते मुकाम हासिल करना चाहती हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट। और 10 खबरें 3 मिनट में। केंद्रीय पशुपालन मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी प्रसाद यादव पर साधा निशाना, कहा उनकी चाहत पूरी नहीं होने वाली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि संविधान के तहत काम होगा। बोधगया में राष्ट्रीय मुसहर भुइयां विकास परिषद की बैठक का आज केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर युवा शिक्षा सम्मान का भी वितरण किया गया। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत होगी। भागलपुर के कहलगांव में गंगा पर प्रस्तावित विक्रमशिला कचरिया रेल पुल परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत गया में भारतीय डाक विभाग द्वारा सभी डाकघरों में ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से तिरंगे की बिक्री की जा रही है। मुजफ्फरपुर में अमर शहीद खुदीराम बोस की शहादत दिवस के अवसर पर केंद्रीय कारा में अहले सुबह सलामी दी गई। इस मौके पर कई अधिकारियों ने खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी। पटना में गंगा और पुनपुन नदी खतरे के निशान से ऊपर। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गया है। बिहार से मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए चयनित काजल रानी का बाजार समिति प्रांगण में भव्य स्वागत किया गया। पेरिस ओलंपिक में भारत का अभियान कुल 6 पदकों के साथ हुआ समाप्त। आज प्रतियोगिता के अंतिम दिन शीर्ष स्थान के लिए अमेरिका और चीन में कड़ी टक्कर। और अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली किस्में जारी की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के किसान समृद्ध हो रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि SC/ST आरक्षण में जनसंख्या के आधार पर लोगों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। पटना में शहादत दिवस पर शहीदों को राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। गोपालगंज में स्वतंत्रता दिवस से पहले रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलने से सनसनी। भाभा अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने की जांच। और जमुई में एक वाहन के पलटने से 17 कांवड़िया जख्मी, 3 की हालत गंभीर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।